जोहार साथियों, मैं मुकेश विरवा। एक अनजान से संगठन आदिवासी सावता सुसार अखड़ा के द्वारा एक्सलराय जमशेदपुर में आदिवासी महादरबार का आयोजन किया गया। भले ही आयोजन एक अनजान से संगठन के द्वारा किया गया, लेकिन उसमें जो लोग उपस्थित थे वे सभी नामचीन लोग थे। भाजपा के एकमात्र आदिवासी विधायक चंपई सोरेन भी थे और वही मुख्य अतिथि थे। तो दूसरी तरफ पत्थरगढ़ी आंदोलन में आरोपी के रूप में रघुवर दास ने जिन्हें चिन्हित किया था वे भी इसके हिस्से थे। तो हालिया दिनों में पेशा कानून को सरकारी स्तर पर आदिवासियों के रूढ़िवादी परंपरा के विपरीत स्थापित करने में जो लोग लगे हुए थे वैसे लोगों की भी उपस्थिति वहाँ पर थी। यह जो समागम था वैचारिक रूप से आदिवासियों के साथ तो मेल नहीं खा रहा था, लेकिन फिर भी वे लोग एक छत के नीचे उपस्थित होकर सरकार की उन नाकामियों को गिना रहे थे जिसमें सरकार को बहुत पहले ही कदम उठा लेने चाहिए थे। जो भी मुद्दा वहां उठाए गए उन सब मुद्दों का अंतिम लक्ष्य क्या है, आज हम उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। मुद्दा ठीक है कि पेशा की नियमावली बनाने में सरकार उतनी रुचि नहीं दिखा रही है जितनी दिखानी चाहिए, और इसके प्रति हेमंत सोरेन सरकार को जवाब देना तो बनता है। मैंने भी कई सारे वीडियो में यह बात स्पष्ट किया है कि कॉरपोरेट लॉबी के कारण ही पेशा की नियमावली बनाने में देरी की जा रही है। और अभी हालिया दिनों में हमने देखा कि बालू घाटों का नीलामी हो रही है, उसमें भी हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वैसे बालू घाट जिनका नियंत्रण ग्राम सभा के अधीन होना है उन बालू घाटों का नीलामी पेशा नियमावली बनने के बाद ही संभव होगा। लेकिन जो बड़े बालू घाट हैं उसकी नीलामी के बारे में हाईकोर्ट ने स्पष्ट नहीं किया। इसी कारण से नीलामी प्रक्रिया भी जारी चल रही है। महादरबार का आरोप सही लगता है कि हेमंत सोरेन सरकार पेशा की नियमावली बनाने में गंभीर नहीं है, लेकिन जब भाजपा की सरकार 2019 से पहले इतने सालों तक थी, जबकि पेशा कानून तो 1996 में ही बन गया था, उसके बावजूद पेशा की नियमावली बनाने संबंधी कोई निर्देश या आदेश जारी नहीं होता है। इससे ऐसा लगता है कि दूसरों पर आरोप लगाकर अपनी गलती को ये लोग छिपा लेना चाहते हैं। हाँ, भाजपा शासनकाल में आदिवासियों के जमीन का कानून CNT एक्ट को संशोधन करने का बहुत ही ज़्यादा प्रयास हुआ था। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, गैर आदिवासी से विवाह करने वाली महिला को आरक्षण नहीं देने की बात जोर शोर से उठाई गई। झारखंड में आदिवासियों की कुल जनसंख्या 90 लाख के आसपास है। उसमें से कितने ही आदिवासी महिलाओं ने गैर आदिवासियों, खासकर उन लोगों के नज़रों में मुसलमानों से शादी की होगी? यदि की भी होगी तो वे उंगलियों में गिने जा सकेंगे ऐसे करके। लेकिन जब भी गिनती होगी तो उसमें सिर्फ मुसलमानों से शादी की हुई महिलाएं ही क्यों गिनी जाए? हिंदुओं से शादी की हुई महिला की भी गिनती होगी। फिर भी क्या 90 लाख की आदिवासी जनसंख्या के सामने गैर आदिवासियों से शादी करने वाले महिलाओं की संख्या इतनी भी ज़्यादा हो सकती है जिसके लिए ये लोग इतना बवाल काट रहे हैं? आप चीज़ों को समझिए। इनका मकसद वास्तव में इस मुद्दे के बहाने मुसलमानों और ईसाइयों के प्रति हीन भावना पैदा करना असली मकसद है। आदिवासियों की एकता को तोड़ना इनका मकसद है, ताकि जिस तरह फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ की थी, आज के समय में पूरे देश में भाजपा और RSS वही काम कर रही है। समाज को बांटती है और बटे हुए समाज पर शासन करती है। गैर आदिवासियों से शादी के लिए सिर्फ महिलाओं को दोषी ठहराने की पितृसत्तात्मक सोच के मद्देनजर यदि हम चीज़ों को समझते हैं तो यह स्वाभाविक रूप से RSS की विचारधारा से मेल खाती है, क्योंकि वही लोग हैं जो जीवन पर्यंत शादी नहीं करते, लेकिन महिलाओं के बारे में उनकी सोच सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए वे लोग समझते हैं। जहाँ तक सम्मान की बात है, जहाँ तक समान अधिकार की बात है, वैसे मामलों में इन सब के विचारधारा आदिवासी समाज से मेल नहीं खाती है। ये लोग चाहते हैं कि इस मुद्दे के सहारे सरना आदिवासी लोगों को अपने कैडर में शामिल करना है। वैसे सरना समाज के लोगों को जो धर्मांतरण के लिए ईसाई समुदायों को टारगेट करते हैं, मुसलमान समुदायों को टारगेट करते हैं। इन सब मुद्दों से आक्रोशित होकर सरना आदिवासी के वैसे समूह जो संघ से संबंधित हैं या उनकी विचारधारा से मेल खाते हैं, वे लोग आने वाले समय में आदिवासी समाज को तोड़ने का काम इन्हीं सब मुद्दों के सहारे कर सकते हैं। इसी उम्मीद में ये लोग इस तरह के समसामयिक विषयों पर चर्चा रखकर अपनी विचारधारा लोगों के बीच में फैला रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव इन लोगों ने इसी मुद्दे पर लड़ा, लेकिन हकीकत आपके सामने है।
सूचना का अधिकार के तहत जब पूछा जाता है कि कितने बांग्लादेशी यहाँ पर हैं या घुसपैठिए हैं, तो उसकी सूचना यह दी जाती है कि ऐसी कोई आंकड़ा इनके पास उपलब्ध नहीं है। लोकसभा में भी उन्होंने स्पष्ट किया कि घुसपैठियों की कोई परिभाषा स्पष्ट नहीं है, लिहाजा उसके आंकड़े भी नहीं हैं। यदि फिर भी घुसपैठिए भारत में घुस गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसके लिए जिम्मेदार तो गृह मंत्रालय है, अमित शाह हैं। मैंने घुसपैठियों के संबंध में कई वीडियो यूट्यूब में डाले हैं, उसका मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोगों को ठगते हैं, बरगलाते हैं, ताकि आदिवासी एकता टूटी रहे और टूटी हुई आदिवासियों के बीच इनकी विचारधारा उस कीचड़ में फले फूले। तो जिस संख्या में गैर आदिवासियों से आदिवासी महिलाएं शादी करती है, उसके लिए एक नीति बनाने की ज़रूरत शायद ही हो, लेकिन आदिवासी समाज की संस्कृति को, आदिवासी समाज के धर्म दस्तूरों को बनाए रखने की जिम्मेदारी तो आदिवासी समाज पर ही है। इनके बहकावे में आकर आदिवासियों की एकता को तोड़ने का प्रयास आदिवासी समाज की प्राकृतिक विचारधारा को चुनौती देने के समान है। सरकार को भी चाहिए कि इस विषय के संबंध में स्पष्ट मत लोगों के सामने रखे, ताकि लोगों को पता चले कि कितनी आदिवासी महिलाएं गैर आदिवासियों से शादी की है। मैं जब घुसपैठियों से शादी करने के मामले में आदिवासियों के आंकड़ों पर काम कर रहा था, तब मैंने देखा कि यदि 1% महिला मुसलमान से शादी की है तो 95% महिलाएं हिंदुओं से शादी की है और कुछ लोग इधर उधर भी शादी किए हैं। उसी अनुपात में गैर आदिवासियों के द्वारा आदिवासियों की ज़मीन हड़पने के मामले में भी हिंदू ही 95% से ज़्यादा ज़मीन हड़पे हुए हैं। एक और मुद्दा महादरबार में उछाला गया, वह टाटा स्टील का लीज नवीनीकरण नहीं होने देने की बात चंपई सोरेन के माध्यम से कहा गया। चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र आदिवासी विधायक हैं। झारखंड में 28 विधानसभा सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, जिसमें 27 विधानसभा सीटों पर झामुमो और कांग्रेस गठबंधन ने जीत हासिल की थी। एकमात्र सीट पर भाजपा जीती थी, वह थी चंपई सोरेन जी की सीट, और उनका विधानसभा क्षेत्र है सरायकेला विधानसभा क्षेत्र। इसी विधानसभा क्षेत्र के बगल में जमशेदपुर है, जहां पर टाटा कंपनी को लीज मिला हुआ है। आज हम उस लीज की वास्तविकता को भी थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले टाटा कंपनी को 1907 में 99 वर्षों के लिए लीज दिया गया। टाटा कंपनी को लीज देने के लिए ही आदिवासियों के जमीन का कानून CNT एक्ट को 1908 में जाकर पारित किया गया, जबकि CNT एक्ट का ड्राफ्ट 1903 में ही फाइनल हो गया था। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अंग्रेज़ों ने भी एक टाटा कंपनी के लिए CNT एक्ट 1908 को पारित करना ही रोक दिया था। मतलब अंग्रेज़ सरकार भी एक उद्योगपति के लिए CNT एक्ट का प्रस्ताव को 1908 तक के लिए रोका, जबकि 1903 में ही ड्राफ्ट रेडी हो गया था। अब हम आते हैं 99 साल बाद, यानी 2006-07 तक में लीज नवीनीकरण करना था। उसी के तहत 2005 में टाटा कंपनी और तत्कालीन झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जाता है, जिसमें पट्टे की शर्तों को नवीनीकृत करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात लिखी थी। यानी कि भाजपा की सरकार के समय लीज नवीनीकरण प्रक्रिया शुरू हुई। फिर उसके बाद 9 अगस्त 2019 को झारखंड कैबिनेट ने टाटा स्टील के पट्टे के नवीनीकरण को पूर्णतः मंजूरी दे दी। उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री थे भाजपा के रघुवर दास, और इधर भाजपा के चंपई सोरेन बोल रहे हैं कि टाटा कंपनी को लीज नवीनीकरण नहीं करने देंगे। भाजपा ही टाटा कंपनी का लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया 2005 में शुरू करती है, 2019 में लीज नवीनीकृत कर देती है और 2025 में लीज नवीनीकरण नहीं करने देने का भी आंदोलन का ऐलान करती है। इस हिसाब से तो हम आदिवासी लोग यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन घेरने के लिए पैदा हुए हैं। पक्ष और विपक्ष की लड़ाई तो ये लोग खुद ही लड़ रहे हैं। हद है। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, मैं ऐसा मान रहा हूँ। इस महादरबार में भाजपा और RSS से संबंधित लोगों एवं उसके प्रति नरम रवैया अपनाने वाले लोगों को ही आमंत्रित किया गया था। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब समाज के लिए चर्चा हो रही है और उसमें एक भाजपा विधायक को भी शामिल किया गया, या आप कह सकते हैं कि उनके कहने पर ही आयोजन हुआ होगा या हुआ था, तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि उसे न्यूट्रल रखना था आयोजन को, तो भाजपा, कांग्रेस और आजसू जैसे दलों के विधायकों को भी शामिल किया जाना चाहिए था, आमंत्रित लोगों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि इनका मकसद इस मुद्दे को मुसलमान और ईसाइयों के विरुद्ध आने वाले समय में खड़ा करना है, इसीलिए जानबूझकर वैसे लोगों को ही आमंत्रित किया गया और उसी लाइन में आयोजन को भी किया गया।
आदिवासी समाज के ग्राम प्रधानों को भी इसमें आमंत्रित किया गया और कुछ सामाजिक संगठनों के लोगों को भी। हालांकि उन्हें शायद जिस स्तर का जानकारी मैंने इस वीडियो में दिया उस स्तर की जानकारी नहीं रही हो, अन्यथा सामाजिक कार्यक्रम में किसी भी पार्टी के लोगों को मना नहीं किया जाता है। सबके लिए दरवाजे खुले होते हैं। यदि सिर्फ एक पार्टी के लिए उस आयोजन का दरवाज़ा खुला है तो उससे यह साबित होता है कि यह महादरबार पक्षपाती कार्यक्रम था, प्रायोजित कार्यक्रम था। और जहाँ तक जल, जंगल और ज़मीन के विरासती अधिकार की बात है तो वह लड़ाई आदिवासी अपने दम पर लड़ने की क्षमता रखता है। मेरे पास कई ऐसी सूचनाएं हैं जो यदि बता दें तो बवाल हो सकता है, लेकिन अभी मैं नहीं बता सकता। समय आने पर हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। धीरे धीरे जब चीज़ें फ्लोर पर आनी शुरू होगी तो मैं उस पर विस्तार से जानकारी दूंगा। मेरा हमेशा से एक ही मकसद रहा है कि आदिवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को संरक्षित और संवर्धित बनाए रखते हुए अपनी शर्तों पर अपनी सभ्यता का विकास करना है। मैंने हमेशा जल, जंगल और ज़मीन को आदिवासियों का विरासती अधिकार के रूप में देखा है और उसे संपत्ति के रूप में बेचने का काम विभिन्न सरकारों ने आज तक किया है, जिसके लिए संघर्ष का जो चरित्र है उसे आदिवासियों को अपनाना पड़ा और उस संघर्ष से ही आदिवासी आज अपनी पहचान को बनाए रख रहा है। मतलब स्पष्ट है कि संघर्ष आज के समय में आदिवासियों की पहचान बन गया है और इस संघर्ष में आदिवासियों को धकेलने का काम इन्हीं सरकारों ने किया है, इन्हीं पार्टियों ने किया है। जो भी विषय आदिवासियों को प्रभावित करते हैं उस पर कहीं भी चर्चा होती है तो उस चर्चा की दिशा को भांपने में हम सभी आदिवासियों को ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो मुसलमान और ईसाइयों के खिलाफ लड़ते लड़ते कब हम हिंदू हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो इस समय इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।